वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे 12th क्लास की बुक कंटेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसका फर्स्ट चैप्टर जिसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में। दैट टुक प्लेस इन 1962। क्यों हुआ था ये, उसके लिए आपको सबसे पहले जाननी पड़ेगी थोड़ी बैकग्राउंड स्टोरी। एज यू नो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरे वर्ल्ड में दो सुपर पावर्स रह गई थी। वन विच वॉज लेड बाय रशिया, दैट इज USSR, एंड अनदर वन विच वॉज लेड बाय अमेरिका, US। तो इसमें तीन लोगों को आपको याद रखना है। नंबर वन, जॉन F. Kennedy, who was the president of United States. Number 2, Fidel Castro, who was the president of Cuba. And 3, Nikita Khrushchev, leader of USSR. ये तीनों जो हैं वो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। लेट अस गो इनटू द स्टोरी नाउ। क्या था, जो क्यूबा कंट्री थी वो कौन सी आइडियोलॉजी को फॉलो करती थी? सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को। एंड दस इसको कंट्रोल करते थे कहीं ना कहीं USSR। लेकिन जो US था वो फॉलो करता था कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को। तो USSR चाहता था वो क्या करे, कन्वर्ट कर दे क्यूबा को एक रशियन बेस में। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप इसको मैप में देखोगे तो जो क्यूबा है दैट इज वेरी 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 क्लोज टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इसकी वजह से बहुत ही आसानी से USSR फ्यूचर में अमेरिका के ऊपर अटैक कर सकता था। लेकिन ये जब US को पता चला तो वो क्या हो गए, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। क्यों? क्योंकि वो किसी भी तरह का वर्ल्ड वॉर नहीं चाहते थे। तो अमेरिका ने क्या किया, उन्होंने अपनी वॉरशिप्स को ऑर्डर किया कि जो भी आपको वाया वाटर मीडियम जो भी सोवियत शिप्स दिखाई देती हैं, आप उनको क्या करोगे, वहीं पर ही स्टॉप कर दोगे, वहीं पर ही रोक दोगे। जिसकी वजह से US और USSR के बीच में क्या हो गया, क्लैशेस होने लग गए, और इसी को ही बोला जाता है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। अब इसके बाद एक न्यू टर्म इवॉल्व होती है, कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर जो है वो क्या है, आप इसको ऐसे मत देखना कि ये एक वॉर है, लाइक वेपन से एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। नो, दो इट इज अ वॉर बट इट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ वॉर। कैसा वॉर? पॉलिटिकल, मिलिट्री, टेक्नोलॉजिकल एंड आइडियोलॉजिकल वॉर। मतलब आपको ये दिखाना है कि आप क्या हो, सुप्रीम हो। किस सेंस में? पॉलिटिकल सेंस में, मिलिट्री सेंस में, टेक्नोलॉजिकल सेंस में और अपनी आइडियोलॉजिकल सेंस में। और ये जो वॉर था ये हुआ किन के बीच में था? अगेन वही दो मेजर सुपर पावर्स ऑफ द वर्ल्ड। नंबर वन इज यूनाइटेड स्टेट्स एंड नंबर टू इज यूनाइटेड स्टेट्स USSR, सॉरी। अब यूनाइटेड स्टेट्स क्या करता था? यूनाइटेड स्टेट्स की आइडियोलॉजी थी लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म। डेमोक्रेसी, एज यू नो वेरी वेल, द कंट्री जो होगी उनको कैसे रूल किया जाएगा? इलेक्टेड पर्सन्स, रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो कंट्री को रूल करेंगे, लोगों को बहुत सारी लिबर्टीज वगैरह प्रोवाइड की जाएगी। और कैपिटलिज्म, इट मीन्स कि हमारी कंट्री के जो रिसोर्सेज हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो सब क्या रहेंगे? प्राइवेट सेक्टर्स के हैंड्स में रहेंगे। लेकिन जो USSR था उसकी आइडियोलॉजी इसके बिल्कुल ऑपोजिट थी। जो क्या चाहता था? सोशलिज्म। सोशलिज्म का मतलब क्या है? वो किसके ऊपर ज्यादा फोकस करता था? सोशल वेलफेयर के ऊपर फोकस करता था। एंड फॉर देम जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो चाहते थे वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स के कंट्रोल में रहें, प्राइवेट सेक्टर के हैंड्स में नहीं रहें। इसका मतलब इनका मेन मोटिव था प्रॉफिट अर्न करना, लेकिन इनका मेन मोटिव था लोगों का वेलफेयर करना। इट मीन्स कि इन दोनों की आइडियोलॉजी जो थी दे वर पोल्स अपार्ट। नाउ लेट अस डिस्कस फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द प्रीवियस टॉपिक। एज यू नो हमने अभी तक पढ़ा है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, कोल्ड वॉर। अब आती है कौन सी कंट्रीज जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में
इन्वॉल्व थी। तो अगर हम बात करें तो देयर वर 7 कंट्रीज जिनको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, अलाइड फोर्सेस एंड एक्सिस फोर्सेस। अलाइड फोर्सेस कौन सी थी? इट इंक्लूड्स द कंट्री यूएस, यूएसएसआर, ब्रिटेन एंड फ्रांस। On the other hand, Axis powers was led by Germany, Italy and Japan. आपको बहुत अच्छे से पता है वर्ल्ड वॉर 2 में जो एक्सिस पावर थी ये हार गई थी और एलाइड फोर्सेस जो थी वो जीत गए थे। और वर्ल्ड वॉर 2 का एंड कैसे हुआ था? जब यूनाइटेड स्टेट्स ने जापान की 2 सिटीज हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर क्या किया था? ब्लास्ट किया था, न्यूक्लियर अटैक, and that took place in 1945. Another question says, what were the US intentions behind dropping of nuclear bombs on Japan? अब आपको बहुत अच्छे से पता है, जब हमें पता चल गया कि वर्ल्ड वॉर जो है वो फिनिश हो चुका है, अब क्या क्वेश्चन आता था कि वर्ल्ड में कौन सी ऐसी कंट्री है जो क्या कर सकती है, अपनी सुप्रीमेसी को शो कर सकती है। अब आपको बहुत अच्छे से पता है ये तो हार गई हैं, ये तो आ नहीं सकती। रही बात ब्रिटेन, फ्रांस की, यूएसएसआर की और यूनाइटेड स्टेट्स की। तो अब इन 4 कंट्रीज में इन्होंने क्या देखा? इन 4 कंट्रीज में इन्होंने ये देखा कि अमेरिका जो है वो ज़्यादा पावरफुल था। वो ये दिखाना चाहता था इन कंट्रीज को कि मैं क्या हूँ, मैं आप सब में सुप्रीम हूँ, एंड दैट इज़ वाई वो उनको ये कहना चाहता था कि फ्यूचर में कभी भी अगर हमारे साथ आप न्यूक्लियर अटैक या फिर आप टेक्नोलॉजिकल टर्म्स में हमसे कॉम्पीट करना चाहोगे तो यू विल बी लैग फार बिहाइंड अस। Now let us come to the next topic or another question which is very very important from the exam point of view as well. आपने ये वर्ड पढ़ा कोल्ड वॉर। Why it was known as कोल्ड वॉर? वॉर तो वॉर ही होता है, लेकिन कोल्ड वॉर और हॉट वॉर इन दोनों में डिफरेंस होता है। Now here are the keywords which are to be used in this answer. कौन से? नंबर 1, हम ये बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स की और यूनाइटेड सोवियत रिपब्लिक्स की, यूएसएसआर और यूएस की। इसमें आएगा सबसे पहले कि इन दोनों कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स जो थे वो इतने ज़्यादा थे जिसकी वजह से अगर इन दोनों के बीच में फ्यूचर में कभी भी हॉट वॉर होता तो लाइव्स मतलब लोगों की जान और प्रॉपर्टी का लॉस वो इतना ज़्यादा होता कि आप ये नहीं कह सकते कि ये कंट्री जीती है या दूसरी कंट्री जीती है। Another reason, a logic of deterrence. If the question comes in 1 mark तो आपको ये वर्ड लिखना बहुत बहुत ज़रूरी है, लॉजिक ऑफ डिटरेंस। लॉजिक ऑफ डिटरेंस का मतलब क्या है कि अगर जैसे आप लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, इंडिया है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में अगर वॉर होता है तो उनको बहुत अच्छे से पता है श्रीलंका को कि हम इंडियंस के साथ कॉम्पीट नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, आर्मी, नेवी, राइट। तो वहां पर उनके पास कैपेसिटी नहीं है रिटेलिएट करने की। लेकिन यूएस और यूएसएसआर दोनों कंट्रीज के पास इतने ज्यादा वेपन्स थे कि अगर यूएस यूएसएसआर के ऊपर अटैक करता तो भी रिटेलिएशन हो सकता था फ्रॉम द यूएसएसआर साइड। अगर यूएसएसआर पहले अटैक करता है तो यूएस भी बहुत अच्छे से रिटेलिएट कर सकता था। तो इसीलिए इन दोनों कंट्रीज ने क्या डिसाइड किया या क्या सोचा उन्होंने कि हम लोग क्या नहीं करेंगे, इनिशिएट नहीं करेंगे वॉर। And the third reason, they were rational and responsible superpowers. वो क्या चाहती थी? They were presenting themselves in the world as a rational and responsible superpowers, जिसकी वजह से वो क्या चाहती थी? कोई भी वर्ल्ड वॉर 3 जो है उसकी किसी भी तरह की पॉसिबिलिटी को हम क्या कर सके, अवॉइड कर सके। Okay, now let us come to the next topic of this chapter, the emergence of 2 power blocks. अब हमने जैसे अभी तक पढ़ा, हमें ये पता चला कि जो वर्ल्ड था आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और जहाँ तक अगर हम बात करते हैं 1962 क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, इसके बाद हमने ये देखा कि जो वर्ल्ड था वो 2 मेजर पावर्स में क्या हो चुका था, डिवाइड हो चुका था। इसके लिए आप सबसे पहले आए पेज नंबर 5 के मैप पर, आपको वहाँ पर क्लैरिटी हो जाएगी कि
जो इसमें बात की जा रही है वो बात की जा रही है बेसिकली, देखो यूरोपियन कॉन्टिनेंट, यूरोप कॉन्टिनेंट है जिसमें आपको दिखेंगी नाटो मेंबर्स, वार्सा पैक्ट मेंबर्स, अदर कम्युनिस्ट नेशंस एंड अदर्स। अभी हम बात करेंगे इन सभी के बारे में कि ऐसा क्यों है, क्यों यूरोप को लिया गया है, या लेट अस डिस्कस। अब बात करते हैं क्या सुपर पावर्स की और स्मॉलर कंट्रीज की। अब जो ये सुपर पावर्स थी ये चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज जो हैं वो इनको ज्वाइन करें। मीन्स जो भी कंट्रीज इंडिपेंडेंट हो रही थी तो उनके पास क्या ऑप्शन था, या तो यूएस को ज्वाइन करो या यूएसएसआर को ज्वाइन करो। अगर आप यूएस को ज्वाइन करते हो इसका मतलब क्या है, यू आर विद द आइडियोलॉजी ऑफ यूएस। लेकिन अगर आप यूएसएसआर को ज्वाइन करते हो तो आपके अकॉर्डिंग यूएसएसआर की आइडियोलॉजी बेस्ट है। तो वो अपने आप को और ज़्यादा पावरफुल करने के लिए ये चाहते थे कि वर्ल्ड की ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ वो क्या करें, इन्हीं को ज्वाइन करें। लेकिन जो स्मॉलर कंट्रीज़ थी इसमें उनका भी इंटरेस्ट छिपा हुआ था। वो क्या चाहते थे, वो इन कंट्रीज़ को इसीलिए ज्वाइन करना चाहते थे कि उनको क्या मिलेगी, प्रोटेक्शन मिलेगी, वेपन्स मिलेंगे एंड इकोनॉमिक एड, मतलब मॉनेटरी हेल्प मिलेगी अगेंस्ट देयर लोकल राइवल्स। जैसे अगर मान लो पाकिस्तान और इंडिया है, पाकिस्तान और इंडिया को आपको बहुत अच्छे से पता है दैट वन इज सपोर्टेड बाय चाइना एंड अनदर वन इज सपोर्टेड बाय अमेरिका। अब इन दोनों की आइडियोलॉजीज में भी डिफरेंस है, तो ये दोनों लोकल राइवल्स हैं। अगर इनके बीच में वॉर होता है तो चाइना जाएगा पाकिस्तान के सपोर्ट में, यूएस आएगा मोस्ट प्रोबेबली हमारे सपोर्ट में, तो हमारे को वो इकोनॉमिकली हर तरह से एड्स प्रोवाइड करेगा। अब ये जो डिवीजन थी दैट फर्स्ट टुक प्लेस इन यूरोप एंड दस जो वेस्टर्न पार्ट था यूरोप का वो क्या हो गया, अमेरिकन आइडियोलॉजी दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स की आइडियोलॉजी को फॉलो करने लगा, और जो ईस्टर्न पार्ट था यूरोपियन कॉन्टिनेंट का दैट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडियोलॉजी ऑफ यूएसएसआर, राइट, एंड दस इट वाज नोन एज वेस्टर्न अलायंस और ईस्टर्न अलायंस। यहां पर बेसिकली कंट्रीज थी वेस्टर्न यूरोप की और इसमें कंट्रीज थी बेसिकली ईस्टर्न यूरोप की। We have already discussed about the ideology of both the countries in the previous part. Ideology US की क्या थी, ये प्रैक्टिस करता था किसको, हमारी लिबरल डेमोक्रेसी को और कैपिटलिज्म को। लेकिन जो ईस्टर्न अलायंस या यूएसएसआर था उसकी आइडियोलॉजी थी कम्युनिज्म की और सोशलिज्म की। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपने आप को एक ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्म कर लिया, दैट ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज नाटो। नाटो का मतलब है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट वाज फॉर्म्ड इन अप्रैल 1949। ये आपके 1 मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि इस साल के भी पेपर में 1 मार्क में क्वेश्चन आया हुआ था सीएटो की फुल फॉर्म। और इसी को रिटेलिएट करने के लिए व्हाट द यूएसएसआर डिड, इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक वार्सा पैक्ट साइन किया। वार्सा इज अ प्लेस इन 1955। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, सिर्फ नाटो को क्या करना, रिटेलिएट करना या काउंटर करना। अब इसका मतलब क्या हो गया नाटो का, कि जो भी इसमें कंट्रीज हैं उनमें से अगर किसी भी कंट्री के ऊपर अटैक होता है तो दैट अटैक विल बी कंसिडर्ड एज एन अटैक ऑन होल ऑफ दोज कंट्रीज, होल ऑफ द नाटो मेंबर्स। तो वो क्या करेंगे, उनकी हेल्प के लिए हमेशा आगे आते रहेंगे। इनिशियली इसमें कितने मेंबर्स थे, इनिशियली इसमें 12 मेंबर्स थे और राइट नाउ इसमें कितने हैं, 30 मेंबर्स हैं। एंड द लेटेस्ट वन जिसने इसको ज्वाइन किया है दैट इज नॉर्थ मैसेडोनिया इन मार्च 2020 इटसेल्फ। इसके मेंबर्स बिगनिंग में 8 वर देयर, लेकिन एट प्रेजेंट तो ये क्या हो गया, व्हेन द यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ तो ये अपने आप ही क्या हो गया, ब्रेक हो गया। क्यों, क्योंकि इसकी जो ज्यादातर ये हमारा यूएसएसआर जिन कंट्रीज से मिलकर बना था वो डिसइंटीग्रेट होकर इंडिपेंडेंट कंट्रीज बन गई। सो हमारा जो वार्सा पैक्ट था वो एग्जिस्टेंस से चला गया। इसके अलावा इन्होंने क्या करा, इन्होंने एशिया, यूरोप, देखो नॉर्थ अमेरिका यहाँ आ गया, यूरोप को हमने ऑलरेडी डिवाइड कर दिया। इसके बाद हमारा कॉन्टिनेंट आया कौन सा, एशिया। अब इन्होंने क्या करा, ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया एंड वेस्ट एशिया में अपने अलायंस सिस्टम बनाए।
कौन से सीएटो दैट इज साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एंड सेंटो दैट इज सेंट्रल ईस्ट एशिया हमारी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन जो यूएसएसआर था इसने किन कंट्रीज को अपने इन्फ्लुएंस में लिया? नॉर्थ वियतनाम, नॉर्थ कोरिया एंड इराक। So that was the difference between the Western Alliance and the Eastern Alliance. Now let us discuss about the last question of today's topic. Why did the superpowers needed any allies? अभी हमने जैसे इसको पढ़ा कि जो स्मॉलर कंट्रीज थी उनको इकोनॉमिक एड, पॉलिटिकल एड वगैरह मिल सकता था अगेंस्ट देयर राइवल्स, लेकिन सुपर पावर को इन छोटी छोटी कंट्रीज की क्या जरूरत थी? एज यू नो कि सुपर पावर्स इतनी ज्यादा पावरफुल थी, उनके पास इतने न्यूक्लियर वेपन्स थे कि अगर हम इन छोटी छोटी सुपर पावर्स को इंक्लूड मतलब सबको मर्ज कर भी अगर हम ये देखें तो भी यूनाइटेड स्टेट्स का जो पलड़ा था वो ज्यादा भारी होता। तो फिर उनको इन छोटी छोटी कंट्रीज की क्या जरूरत पड़ी? उसका इसमें अपना खुद का इंटरेस्ट था। क्या इंटरेस्ट था? क्योंकि ये जो स्मॉलर स्टेट्स थी ये अपने आप में भी कहीं ना कहीं रिच थी। किन किन चीजों में रिच थी? नंबर 1, वाइटल रिसोर्सेज लाइक ऑयल एंड मिनरल्स। यू नो वेरी वेल कि ऑयल बिना इसके तो कोई इकोनॉमी चल ही नहीं सकती। तो इन छोटी कंट्रीज में इनको क्या मिल जाता था? आसानी से ऑयल एंड मिनरल रिसोर्सेज मिल जाते थे, इजीली एक्सेस कर सकते थे वो उसको। टेरिटरी फॉर लॉन्चिंग देयर वेपन्स, यू नो वेरी वेल, जैसे अभी हमने क्यूबा वाला पढ़ा था इसमें कि क्यूबा वाले में क्या केस था? अगर रशिया यूएसएसआर अगर यूनाइटेड स्टेट्स पर अपने कॉन्टिनेंट से अटैक करता है तो वो ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अगर वो क्यूबा विच इज इन द साउथ ऑफ अमेरिकन कॉन्टिनेंट अगर वो वहां से अटैक करता है तो कम टाइम लगेगा। तो इजीली वो क्या कर सकते थे? उनको अपनी टेरिटरी में इंक्लूड कर सकते थे ताकि फ्यूचर में अगर कभी भी वॉर होता है तो वो इजीली क्या कर सके? अपने वेपन्स को लॉन्च कर सकें। लोकेशंस टू स्पाई ऑन देयर एनिमीज, डेफिनेट है कि अगर आपको ये पता है चाइना और इंडिया जैसे सपोज अगर हम बात करते हैं कि हम दोनों क्या हैं? एक दूसरे के एनिमीज हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हमें पता चलता रहे ऑन अ रेगुलर बेसिस कि चाइना अब क्या कर रहा है। दो वैसे तो वो पता चलने नहीं देता, यू नो वेरी वेल, बट स्टिल हम लोग कोशिश करते हैं उनके ऊपर जासूसी करने की, स्पाई करने की। और वो कैसे कर सकते हैं? हमारे फ्रेंडली नेशन हमें अपनी कंट्री में रहने देंगे या हमें हमारी हेल्प करेंगे कि ताकि हम उनकी जो इंटरनल एक्टिविटीज हैं उनके बारे में पता कर सकें। इकोनॉमिक सपोर्ट, आपको ये बहुत अच्छे से पता है अगर वॉर होता है तो ये लोग जो छोटी कंट्रीज हैं ये भी इनको क्या प्रोवाइड कर सकती हैं? इकोनॉमिक एड प्रोवाइड कर सकती हैं। एंड आइडियोलॉजिकल सुप्रीमेसी, एज यू नो वेरी वेल कि हमने अभी बात करी थी कि जिस भी अलायंस को आप ज्वाइन करोगे तो उसकी आइडियोलॉजिकली ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? सुपीरियर हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ एट अ ग्लोबल लेवल। कि अगर हमारी कंट्रीज को ज्यादातर हमारी आइडियोलॉजी को ज्यादा कंट्रीज अगर प्रैक्टिस कर रही हैं इट मीन्स वी आर सुपीरियर टू द अनदर वन। अगर हम अपने राइवल से क्या हैं? बहुत ज्यादा आगे हैं। एंड होप कि आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। इन केस अगर आपको नहीं टॉपिक समझ आया या इफ यू आर हैविंग एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज डू like, subscribe my channel and share it and press the bell icon.